हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में आर्केड डेवलपर्स आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस कंपनी का, किस तरीके का दोस्तों कंपनी का बिजनेस है, क्या कंपनी कारोबार करती है, कंपनी के फिनेंशियल्स किस तरीके के हैं, कंपनी का वैल्यूएशन किस तरीके का है। ए टू जेड चीज़ों को दोस्तों हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो दोस्तों, आर्केड डेवलपर्स का आईपीओ ओपन होगा फ्रॉम 16 टू 19 ऑफ सितंबर, यानी मंडे से लगाकर यह आईपीओ ओपन रहेगा टिल थर्सडे। तो 4 दिन का इशू है, बिल्कुल 4 डेज का दोस्तों ये इशू है, क्योंकि 16 को याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट्स तो ओपन है बट सेटलमेंट का हॉलीडे है, इसलिए दोस्तों जो इशू है उसको एक्सटेंड किया गया है टिल 4 डेज, राइट। वैसे तो आपको पता है नॉर्मल इशू 3 दिन के होते हैं, लेकिन ये इशू 16th 17th 18th एज वेल एज 19th, यानी 4 दिन बेसिकली हमको ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट्स में कोई हॉलीडे नहीं है। हॉलीडे जो है वो बेसिकली सेटलमेंट में है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 16th को ईद है, राइट। ईद, राइट। सो फिर उस फेस्टिवल होने के कारण दोस्तों बेसिकली जो मार्केट्स है वो तो फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट फंक्शन नहीं करेगा, इसलिए दोस्तों जो इशू है उसको 4 दिन तक का कर दिया गया है। 10 रुपये की दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने फेस वैल्यू रखी है। 121 से 128 का प्राइस बैंड है, बट ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी आईपीओ में लगा रहे हैं तो कभी भी आईपीओ में दोस्तों लोअर प्राइस बैंड को नहीं देखना है। जो अपर प्राइस बैंड है 128, उसी पे अप्लाई करना है, या तो कट ऑफ प्राइस वहाँ पर लिखा हुआ आएगा उस पर आपको अप्लाई करना है। 110 शेयर दोस्तों आपको मिलेंगे सिंगल लॉट के अंदर। करीबन 410 करोड़ का इशू है, यानी आप कह सकते हैं बहुत बड़ा इशू नहीं है। और पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर जो इशू है वो फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा, नहीं सारा का सारा पैसा कंपनी आपको यहाँ पर रेस करती हुई देखने को मिलेगी फ्रेश इशू में, यानी सारा का सारा पैसा कंपनी के अंदर यूज होगा, ना कि कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचते हुए नजर आएंगे। दोनों एक्सचेंजेस पर आपको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब सबसे ज़्यादा दोस्तों कंपनी को समझते हैं, तो देखिए ऐसे तो नाम से आप समझ सकते हैं, राइट। आर्केड डेवलपर्स, राइट। तो डेवलपर्स मतलब क्या, रियल एस्टेट डेवलपमेंट दोस्तों कंपनी है जिसका मेजरली फोकस है ऑन डेवलपिंग हाई एंड सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स इन मुंबई महाराष्ट्र। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी बेसिकली जो हाई एंड होते हैं, राइट, और सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स होते हैं, उन सबको दोस्तों कंपनी यहाँ पर डेवलप करती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो बेसिकली 2 सेगमेंट्स के अंदर यहाँ पर रहता है। पहला तो है जहाँ पर कंपनी खुद कंस्ट्रक्शन करेगी, राइट, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का, जब कंपनी खुद एक्वायर करती है लैंड, उस पर नए प्रोजेक्ट्स निकालती है। और दूसरा है रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। अब रीडेवलपमेंट क्या होता है, जो दोस्तों बिल्डिंग्स ऑलरेडी बनी हुई होती है उसके अंदर कंपनी रीडेवलपमेंट का काम करती है। अब आपको बता दें कि कंपनी का बिजनेस का है मुंबई महाराष्ट्र में, तो मेजरली आप सुनते होंगे, देखिए मुंबई के अंदर रीडेवलपमेंट के काम होते रहते हैं। तो ये दोनों बिजनेसेस कंपनी का यहाँ पर चलता है। जो कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स और रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, ये बेसिकली 2017 से अगर देखा जाए एंड Q1 F 2024, तो जो कंपनी है उसने अभी तक 1220 रेजिडेंशियल यूनिट्स यहाँ पर लॉन्च करे हैं, जिसमें से 1045 रेजिडेंशियल यूनिट्स जो है वो बेसिकली कंपनी ने बेच भी दिए हैं MMR रीजन के अंदर। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है MMR मतलब ये जून 30 2024 के हिसाब से दोस्तों कंपनी ने अभी तक 2.20 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अभी तक बनाई हैं, डेवलप की है। और अगर मैं बात करता हूँ कमर्शियल ईयर 2003 से मार्च 2024 तक, तो कंपनी ने अभी तक 10 रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो पूरे कर लिए हैं इन द वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई। और एक प्रोजेक्ट दोस्तों कंपनी का साउथ सेंट्रल मुंबई के अंदर चल रहा है, जिसमें कंपनी पार्टनरशिप में है एक फर्म के साथ, जिसमें इनकी खुद की एक मेजोरिटी स्टेक है। और जो टोटल बिल्टअप एरिया रहेगा वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 10 लाख स्क्वायर फीट रहने वाला है, अप्रॉक्स ये बताया गया है। पिछले 20 सालों के अंदर दोस्तों कंपनी ने अभी तक 28 प्रोजेक्ट्स, जिसमें से 11 प्रोजेक्ट्स हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे, 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी ने पार्टनरशिप में किया है, और बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर कंपनी अगर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूट किए गए बाय द प्रमोटर थ्रू द प्रोप्राइटरशिप ऑफ मेसर्स आर्केड क्रिएशंस। और 9 प्रोजेक्ट्स दोस्तों कंपनी ने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स के तहत पूरे करे हैं, जिसमें थर्ड पार्टीज़ भी इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी का बिजनेस चला है, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस है तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ भी होगा, वीकनेस भी होगी। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ यही है दोस्तों कि कंपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेटेड पे कंपनी अपने आप को पाती है, राइट। मुंबई के अंदर आपको मिल जाएगा जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू रियल एस्टेट मार्केट्स है इंडिया में, वहाँ पे कंपनी आपको मिल रही है। विद इन दिस मार्केट जो कंपनी का फोकस है वो, जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ है, राइट, जैसे हाई एंड जिसको हमने कहा, सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल का, वो दोस्तों कंपनी यहाँ पर काम करती है। सो वेरी वेल प्लेस्ड है इस पूरे मार्केट के अंदर विथ प्रीमियम क्वालिटी। देन सेकंड बात है दोस्तों, कंपनी का जो प्रमोटर्स है वो एक सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर है। ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी हाल ही की देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है।
कंपनी ऑलमोस्ट बिजनेस में है सिंस 1986। तीसरी बात, जो कंपनी उसने मेजरली इन हाउस रिसोर्सेज के साथ दोस्तों यहाँ पर काम किया है। इनके पास खुद की एक लीगल टीम है, बिजनेस डेवलपमेंट, परचेज, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ देखा जाता है, तो कंपनी अपने आप में वेल एस्टेब्लिश्ड है। रिस्क क्या है? पहला रिस्क तो दोस्तों यही है कि अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाना, कंप्लीट ऑन टाइम, ये एक सिग्निफिकेंट रियल एस्टेट के अंदर प्रॉब्लम रहती है। ऐसा नहीं है कि इनकी गलती है, ये पूरे रियल एस्टेट के अंदर ये दोस्तों दिक्कत रहती है। इससे होता क्या है ना कि देखिए जो प्राइजेस है लैंड की, रॉ मटेरियल्स की, वो सब दोस्तों यहाँ पर चेंज होती रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके कारण एक सबसे बड़ा झटका लगता है कंपनी के फिनेंशियल्स पे, राइट। दूसरी बात, इमेज भी जो डेवलपर है उसकी कम होगी, ख़राब होगी, तो ये अपने आप में इशू है। दूसरी बात, जो कंपनी है उसने अभी कोई ऐसा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं किया है जिसमें सप्लाई ऑफ लेबर और की मटेरियल्स रहे, राइट। तो ये अपने आप में देखिए अगेन वॉलेटाइल है, जैसे आपको मैंने बताया। तो प्राइसेस अगर इंक्रीज हो आती है मान लीजिए लेबर की, तो नो डाउट इससे कंपनी के फाइनेंशियल्स पर इफेक्ट पड़ेगा। तीसरी बात, कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो दिखाया है फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर और 2021 के अंदर, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो चलिए इनकी फाइनेंशियल्स पे बात करते हैं। तो देखिए रेवेन्यू कंपनी का बहुत देखने वाली बात है। ये देखिए 2022 में था 228 करोड़, 2023 में हुआ 220 करोड़, और जैसे ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई, कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी जंप आती है 220 करोड़ से 634 करोड़। अब जब भी देखिए कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, उससे पहले जब उसके नंबर्स में एकाएक आपको नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, नंबर्स अच्छे होने लग जाते हैं, तो बाजार देखता है कि क्या कोई फिशी थिंग तो नहीं है, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है। बट ठीक है, ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का EBIT अगर आप मेजरली देखेंगे तो 70 करोड़ था पहले, फिर 68 करोड़ रहा, अब 168 करोड़ हो गया, तो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट जो EBIT का परसेंटेज है वो डेफिनेटली कंपनी का घटा है। 30% पे जो कंपनी पहले काम कर रही थी, अब 26.51% पे काम कर दी है। मुनाफा जो कंपनी पहले 50 करोड़ कर रही थी, अब सीधा 122 करोड़ हो चुका है, राइट। पैट मार्जिन, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जरूर आपको बढ़ता हुआ नजर आया है, बट मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, राइट। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है ऑन द कॉस्ट ऑफ मार्जिन्स, तो डेफिनेटली मार्केट उसको उतना पसंद नहीं करता है। बट ठीक है, यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट मार्जिन्स में डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है। डेट टू इक्विटी काफ़ी कंपनी ने बढ़िया मैनेज कर रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। देन आते हैं दोस्तों कंपनी का EBITDA मार्जिन पे। तो देखिए EBITDA मार्जिन भी ओवरऑल आपको यहाँ पर घटता हुआ ही देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। रेवेन्यू ब्रेकअप समझते हैं। देखिए फिजिकल 2024 के अंदर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर कंपनी ने 210 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, जहाँ पे कंपनी ने 33%, मतलब इनका 100% में से बिजनेस आता है यहाँ पर, और बाकी का नया प्रोजेक्ट से आता है 424 करोड़, 66.85%। इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, ये जो रीडेवलपमेंट का कंपनी का काम है, ये 2023 के अंदर इससे 41% कंपनी का रेवेन्यू आया था, तो नए प्रोजेक्ट से 58%। 2022 में अगर आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे तो जो रीडेवलपमेंट का काम था वो कंपनी ने करा ही नहीं, सारा का सारा पैसा कंपनी का न्यू प्रोजेक्ट से आया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो अब रीडेवलपमेंट का काम है वो डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये बात हमको नजर आती है। कंपनी डाइवर्सिफाई करती हुई नजर आ रही है बिटवीन रीडेवलपमेंट एंड न्यू प्रोजेक्ट्स। अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, कंपनी अपना आईपीओ लाना क्यों चाहती है। देखिए कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि उनको फंडिंग चाहिए। किसके अंदर? कंपनी नया जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रही है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, जिसमें आर्किड नेस्ट, प्राची, CHSL एंड C यूनिट, इसके लिए दोस्तों कंपनी को पैसा चाहिए। और दूसरा, कंपनी ने बताया कि फंडिंग एक्विजिशंस ऑफ येट टू बी आइडेंटिफाइड लैंड फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, मतलब कंपनी नया लैंड यहाँ पर ले सकती है, बट अभी तक कंपनी ने बताया नहीं कि कहाँ पे वो लेती हुई नजर आएगी, बट कंपनी ने कहा है कि वो लेगी ज़रूर। अब आते हैं वैल्यूएशंस पे। तो देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, पोस्ट आईपीओ अगर मैं बात करता हूँ एट प्राइस टू अर्निंग ऑफ 19.35, एंड जो इसके अंदर दूसरे प्लेयर्स है जैसे कीस्टोन रियल्टर्स, वो दोस्तों कंपनी मिलती है एट 75 PE। देन अगली कंपनी आती है दोस्तों यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो 111 की PE पे मिलती है, नो डाउट एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैक्रोटेक डेवलपर्स वो मिलता है 78 के PE पे। तो यहाँ पर बाकी जो बची कंपनी है सूरज एस्टेट डेवलपर्स, वो मिलती है 41 की PE पे। यानी अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखते तो बहुत ही चीप दिखता है, क्योंकि जो बाकी की कंपनीज है कोई भी 40 के PE पे तो है ही नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट अगर आप कंपनीज देखेंगे तो वो आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं एट 75 PE ऑलमोस्ट। अगर मैं सूरज एस्टेट डेवलपर्स को हटा देता हूँ, 78 के PE पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलता है मैक्रोटेक। गोदरेज तो 111 का मिलता है, एंड कीस्टोन रियल्टर्स मिलता है एट 74 PE। बट ज़रूरी बात क्या है, रेवेन्यू के हिसाब से दोस्तों अगर आप कीस्टोन रियल्टर्स को देखेंगे तो 2000 करोड़ का रेवेन्यू है, गोदरेज का 3000 करोड़ का रेवेन्यू है, मैक्रोटेक डेवलपर्स का 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है, एंड सूरज एस्टेट डेवलपर्स का 412 करोड़ का रेवेन्यू है, राइट। EBIT मार्जिन देखिए 26% है इनका, तो कीस्टोन का मात्र 8%। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का 38% के आसपास है, बट मैक्रोटेक डेवलपर्स का 24% पे है।
एंड सूरज स्टेट डेवलपर्स का तो शानदार है 56% पे। देन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मुनाफे की, तो नो डाउट देखिए मुनाफे में कंपनी 122 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो कीस्टोन का तो कम ही है प्रॉफिट 111 करोड़ का। 747 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों यहाँ पर गोदरेज का, 1500 करोड़ का प्रॉफिट है मैक्रोटेक का, एंड 67 करोड़ का प्रॉफिट है सूरज स्टेट का। इसके अलावा मार्जिन अगर आप नोटिस करते हैं तो देखिए कंपनी का मार्जिन 19% का है, 5% है, बहुत कम है कीस्टोन का। गोदरेज का अच्छा है, 15% का है दोस्तों यहाँ पर, मैक्रोटेक का एंड 16% का है अगर देखा जाए तो यहाँ पर सूरज स्टेट का। तो मार्जिन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कंपनी के मार्जिन बढ़िया नजर आते हैं। सिर्फ दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज ही है जो बेसिकली अच्छे मार्जिन पे अवेलेबल है। डेट टू इक्विटी भी दोस्तों कंपनी का शानदार आपको नजर आता है, राइट। और बाकी सब चीज़ें बढ़िया है, लगती है कंपनी की। रिटर्न ऑन, अगर आप इक्विटी देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 46.90, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 47%। और बाकी कंपनीज का देखिए 6%, 7%, 7%। सिर्फ यहाँ पर सूरज स्टेट का है जो 30% के आसपास पहुँचता हुआ दिखता है। बाकी अगर ग्रे मार्केट की बात करते हो तो देखिए ग्रे मार्केट तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास चलती हुई नजर आ रही है। कई जगह पर मैंने पता भी किया है तो ऑलमोस्ट 55% तक ग्रे मार्केट पहुंच चुकी है। सो कैसा इशू है, देखिए फंडामेंटली बेसिस कंपनी बढ़िया नज़र आती है। नो डाउट एक बात है जो मुझे नज़र आती है वो यही है कि नंबर्स कंपनी के अभी बढ़ते हुए देखने को मिले, बट नो डाउट जो रियल स्टेट कंपनीज़ हैं बहुत अच्छा किया है प्रदर्शन, ये बात साफ दिखती है। फंडामेंटल्स कंपनी के शानदार है, मार्जिन्स कंपनी के अच्छे नज़र आते हैं, ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आई थिंक ये एक ऐसा इशू है जहाँ पर अच्छा पैसा बनता हुआ नज़र आना चाहिए, मुझे ये लगता है। बाकी डेफिनेटली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है। मुझे लगता है कि कंपनी ओवरऑल मेरे हिसाब से तो मुझे अच्छी नजर आई। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।